गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। सूरज, प्रजापति, निर्मल, प्रिंस, शुभम, क्या हाल चाल है भाई सबके? क्लास हो गई सबकी स्टार्ट? आज का रंग कार्यक्रम करें शुरू। तो आज हम क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं सैटेलाइट उपग्रह, है ना। तो सैटेलाइट्स की बात करेंगे हम क्लास के अंदर आज, उपग्रह की। और क्लास अगर शुरू हो गई तो एक बार बताओ मुझे। पुष्पांजलि, अंकिता, पुष्प, विशाल सर, एक क्वेश्चन है। मैं अभी दिसंबर में कनाडा से आया हूँ, ब्रेक है मेरा। कमेंट चला गया इनका, बाकी बच्चों कमेंट आ गए। करण, एहसान, सुजिता, रामानंद, राहुल, राम राम भाई, राम राम। शुरू करें? एक सेकंड बस मैं चार्जिंग पर लगा देता हूँ ये एक बार। चलो। सारी क्लास देख लिया, बहुत बढ़िया किया। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो गुड मॉर्निंग नीतीश जी, गुड मॉर्निंग। राजीव, सुजीता, जया, नीतू, चलो नमस्कार। बहुत सारे बच्चों का नाम ले दिया हमने। अब शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सैटेलाइट्स उपग्रह। ठीक, सैटेलाइट उपग्रह, ठीक है। सर कैसे से निकल जाएगा 6 to 7 मंथ में, या वापस चला जाऊं कनाडा? निकल तो जाएगा भाई, ऐसा तो नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे तो निकल जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, अगर आपको एसएससी निकालना है, आप पहले तो प्री है, प्री के नंबर जुड़ते भी नहीं है, तो इतने नंबर ले आओ कि ताकि आपका प्री निकल जाए। फिर मेंस के लिए भी आपको दो महीने के आसपास मिलेंगे, तो आपके पास अच्छा खासा समय है। तो आप सबसे पहले ऐसे सब्जेक्ट पे फोकस करो जिन सब्जेक्ट से आप जल्दी नंबर ज़्यादा जल्दी तेजी से गेन कर पाओ। तो पहले रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, इन पे फोकस करो, है ना। और जीएस के लिए ना साइंस स्पेशल वगैरह बैच मत पढ़ो, यहाँ पे डिटेल में साइंस चल रही है। जितनी क्लास में आपको पढ़ाऊंगा इतने में तो आपको जीएस के 2-3 सब्जेक्ट कर लेने चाहिए। तो आप करो क्या कि आप पहले मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश कर लो। और जीएस अगर आपको करना भी है ना एसएससी का, या तो हमारे यहाँ जो एसएससी के ही बैच आते हैं जीएस के लिए वो करना, या जीएस स्पेशल भी ठीक है। साइंस स्पेशल में बहुत डिटेल में चलता है और एसएससी को इतनी की जरूरत नहीं होती है। ये साइंस स्पेशल बैच उन सब्जेक्ट के लिए अच्छे होते हैं। मैं शुरू में बताता हूँ अपनी पहली क्लास में कि जिन पेपर में 15, 20, 25 नंबर की साइंस आती हो, है ना, कम से कम इतने नंबर की तो रहे, तो फायदा है ना। तो बाकी फिर आप जैसे कि रेलवे ग्रुप डी में 25 नंबर की साइंस आती है, बिहार के पेपर्स में बहुत साइंस पूछते हैं, है ना। यूपी हेड ऑपरेटर है, असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर है, कुछ सीडीएस का पेपर है, एनडीए का है, तो वहां ठीक है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो उनके लिए ठीक है। चलो अब आते हैं सैटेलाइट पे, उपग्रह पर। यहां देखेंगे बड़े ध्यान से। बेटा सबसे पहले आप समझो कि सैटेलाइट उपग्रह क्या है ना। सैटेलाइट की अगर हम बात करें उपग्रह की, ये बेटा मान लो कि अर्थ है, धरती माता है, ठीक है। तो ये अर्थ के अलावा आप कोई भी, जैसे पहले हम सूर्य की बात करें, अगर सन की, सूर्य की, तो सूर्य एक स्टार है, एक तारा है। तो सन के किसी तारे के चारों तरफ, किसी तारे के चारों तरफ अगर कुछ सेलिस्टियल बॉडीज, कुछ आकाशीय पिंड चक्कर काटें तो उन्हें हम कहते हैं प्लैनेट्स, ग्रह। जैसा आपको पता है कि सूर्य के चारों तरफ धरती चक्कर काट रही है, तो धरती एक प्लैनेट है, ग्रह है। ऐसे ही मरकरी भी प्लैनेट है ना। शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण, ये आपने यूरेनस, वीनस, ये आपने सुने होंगे कि अर्थ के, सूर्य जो हमारा तारा है उसके चारों तरफ कुछ आकाशीय पिंड चक्कर लगाते हैं। उनमें से 8 प्लैनेट्स, 8 ग्रह की परिभाषा को क्वालिफाई करते हैं। तो सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह चक्कर काट रहे हैं हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सौर मंडल में, उसमें 8 प्लैनेट हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि
जो किसी तारे के, किसी सूर्य के चक्कर काटे वो तो प्लेनेट होते हैं, ग्रह होते हैं। लेकिन जो ग्रह के भी चक्कर लगाए, जो प्लेनेट के भी चक्कर लगाए, उसे हम कहते हैं उपग्रह, सैटेलाइट। जैसे अर्थ तो एक प्लेनेट है, ग्रह सूर्य के चक्कर काट रही है धरती, लेकिन सूर्य के भी चक्कर कौन काट रहा है? मून। तो मून अर्थ का सैटेलाइट हो गया है। तो अर्थ का तो एक ही सैटेलाइट है। मंगल के, मार्स ग्रह के ऐसे 2 सैटेलाइट हैं, और बृहस्पति ग्रह के और शनि के तो बहुत सारे हैं। तो अगर कोई ऐसा आकाशीय पिंड है जो किसी ग्रह के भी चक्कर काट रहा है, तो उसका उपग्रह बन जाएगा, उसका सैटेलाइट बन जाएगा। तो ये तो बात हुई नेचुरल सैटेलाइट की। तो अर्थ के चक्कर काट रहा है मून, तो धरती का जो नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है। लेकिन हम यहां पे बात करेंगे क्लास में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की, कृत्रिम उपग्रह की। वो उपग्रह जो नासा वाले छोड़ते हैं, या भारत के इसरो वाले छोड़ते हैं, या यूरोपियन एजेंसी छोड़ती है, या ऐसे अपनी चाइना की एजेंसी भी है, रशिया की भी है। तो हम बात करेंगे क्लास में उन सैटेलाइट्स की जो मनुष्य के द्वारा छोड़े गए हैं। देखो एक और आ गया गजब बच्चा, कह रहा है जी ग्रुप ऑफ प्लेनेट को सैटेलाइट कहते हैं। इन्होंने अपने घर में ही परिभाषा बना दी है। अरे प्लेनेट का ग्रुप सैटेलाइट नहीं कहता। सैटेलाइट वो है जो प्लेनेट के भी चक्कर लगाए। तारे के चक्कर लगाने वाला प्लेनेट है, प्लेनेट के भी चक्कर लगाने वाला सैटेलाइट है। तो सूर्य तारा है, उसके चक्कर काट रही धरती, तो ग्रह हो गया। और धरती के चक्कर काट रहा चांद, तो उसका उपग्रह हो गया। पर यहाँ पे हम नेचुरल के नहीं, आर्टिफिशियल की बात करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उसके बारे में हम पता करेंगे कि जो हम सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं, वो सैटेलाइट जो है वो जब चक्कर काट रहा है धरती के, तो कितनी हाइट पे है, कितनी स्पीड पे चक्कर लगा रहा होगा, ये सारी बातें हम क्लास के अंदर करेंगे 1 बाय 1। तो सैटेलाइट हमारा टॉपिक है। मैं ये नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ, थोड़ा मुझे स्पेस ज्यादा चाहिए होगा। इसे समझाने के लिए मैं आपको पहले छोटे से एक चीज बताऊंगा, इससे आपको ज्यादा बढ़िया समझ में आएगा। देखो ये बेटा मान लो धरती माता है, और ये अर्थ के ऊपर हमने क्या किया, एक बहुत बड़ा टावर लिया, ठीक है। और इस टावर के ऊपर जाके मैं यहाँ पे खड़ा हो गया। ये मान लो कि मैं हूं, बहुत ऊंचा टावर है इसलिए अजीब सा लग रहा हूं मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, ठीक। अब मैंने क्या किया, ये बहुत ऊंचा टावर है, इतना बड़ा ऊंचा टावर है कि धरती के, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर, वातावरण से बाहर है। अब मैं जब इतना ऊपर गया हूं तो कुछ काम करने गया हूँ, टाइम पास करने तो गया नहीं। तो मैंने क्या किया, अपने साथ बहुत सारी मैं बॉल लेके गया हूँ, प्लास्टिक की, कोस्को की, है ना, रबड़, जो भी मिली मुझे, लेदर की बॉल, मैंने एक पूरे बोरे में, एक बैग में इकट्ठा कर ली। अब मैंने खड़े खड़े क्या किया, देखा चार बहुत ऊंचे आगे, एक मैंने ऐसे बॉल पकड़ी अपने हाथ में, ठीक है। वो जगह लेवरेज पॉइंट क्या है, सुना सुना सा तो लग रहा है यार, अभी कुछ ध्यान नहीं आ रहा, देखना पड़ेगा क्या है। अब मैंने क्या किया, बहुत ऊंचे एक टावर पे गया मैं, और उस ऊंचे टावर पे जाके मैंने अपने हाथ में एक बॉल ली, और उस बॉल को मैंने ऐसे फेंक दिया। तो मैंने क्या देखा कि यार ये बॉल जो है, जो मैंने अपने हाथ से छोड़ी है, ये बॉल जमीन पे जाके टकराई, यानी कि ग्रेविटी की वजह से बॉल नीचे गिर रही है। मैंने कहा ग्रेविटी तो काम कर रही है, बढ़िया चल रहा मामला। अगली बॉल मैंने निकाली अपने थैले में से, बैग में से, तो थोड़ा ज्यादा स्पीड से फेंका मैंने, थोड़ा सा, जैसे मान लो मैं बहुत ऊंचे टावर पे खड़ा हूं और मैंने थोड़ा ज्यादा स्पीड से थ्रो किया, तो मैंने क्या देखा कि ये बॉल थोड़ा सा दूर जाके गिरी। मैंने कहा वाओ, अब हमें मजा आने लगा। मैंने अब अगला पॉइंट लिया, मैंने उसे और थोड़ा ज्यादा स्पीड से फेंका, तो थोड़ा सा और दूर जाके गिरी बॉल, है ना। अगला पत्थर लिया, उसे और ज्यादा स्पीड से फेंका, वो और दूर जाके गिरा। यानी कि मैं लगातार स्पीड बढ़ा रहा हूं, तो जो यहाँ पे पत्थर गिर रहे हैं थोड़ा दूर आगे जा जाके गिर रहे हैं। अब एक पत्थर और फेंका, ये थोड़ा और स्पीड से, तो ये थोड़ा यहाँ पे जाके गिरा। तो मैंने लगातार स्पीड बढ़ाता जा रहा हूँ, स्पीड बढ़ाई, पत्थर यहाँ गिरा, फिर थोड़ा स्पीड बढ़ाई और आगे गिरा, थोड़ा और आगे बढ़ाया। अब जो थोड़ा सा कर्वेचर बढ़ता जा रहा है, थोड़ा इस कर्व शेप को पास करते यहाँ पे गिरा, फिर थोड़ा यहाँ पे गिरा, फिर थोड़ा यहाँ पे गिरा, यानी कि पाथ फॉलो करते करते अब यहाँ गिर रहा है। अगर मैं लगातार स्पीड बढ़ाता रहूं, बढ़ाता रहूं, बढ़ाता रहूं, तो एक स्पीड ऐसी आएगी, एक स्पीड बेटा ऐसी आएगी कि जिस पर ये पत्थर जो है ना, ये अर्थ के चक्कर काटना शुरू कर देगा। तो वो स्पीड जिस पर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के चक्कर काटना शुरू कर दे, उस स्पीड को हम कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड। वो हमारी कहलाएगी कक्षीय चाल। तो कक्षीय चाल वो चाल है कि जिस चाल को देने से वस्तु एक कक्षा में स्थापित हो जाती है, एक ऑर्बिट में सेट हो जाती है, उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड, कक्षीय चाल, ठीक। अब जब को बेटा कोई वस्तु धरती के चक्कर काट रही है ना,
आपने थोड़ी स्पीड दी, यहां गिरी, थोड़ा स्पीड दी, और ज्यादा दूर गई, और ज्यादा दी, और दूर गिरी, और दूर गिरी, एक स्पीड धरती के चक्कर काटने लगेगी। अगर कोई वस्तु धरती के चक्कर काट रही है ना, एक्चुअल में वो वस्तु भी हर सेकंड धरती पे गिरना चाह रही है। ये एक्चुअल में क्या होगा कि जब आपने इस पत्थर को लगातार स्पीड बढ़ा रहे, पहले यहां गिरा, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, अब ये पत्थर को आपने बहुत ज्यादा स्पीड दे दी, तो इसने इस वाले नीचे वाले पॉइंट को क्रॉस करके ऊपर आ गया। अभी अगले चक्कर में धरती की तरफ गिरना चाह रहा है, फिर ये वापस आ जाएगा, तो लगातार ये धरती पे गिरना ही चाह रहा है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के चक्कर काट रहा होता है तो बेटा वो फ्री फॉल में ही है, वो हर समय धरती की तरफ कोई गिर रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है कि क्योंकि धरती गोल है, तो उस धरती के कर्वेचर के साथ साथ, धरती के कर्व के साथ साथ उसकी स्पीड ज्यादा है, तो क्या कर रहा है, उसने आगे बढ़ के यहां पे पहुंच गया, तो लगातार वो आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे जब धरती सूर्य के चक्कर काट रही होती है ना, तो धरती हर सेकंड सूर्य की तरफ गिरना चाह रही है, पर धरती जब घूमते समय उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो क्या कर रही है, वो सूर्य भी गोल है, तो उसके कर्वेचर के साथ साथ आगे बढ़ के फिर क्रॉस कर दिया, वो चाह रही है कि अगले चक्कर में गिरूंगी मैं, तो लगातार ऐसे चलता जा रहा है। यानी अगर कोई भी चीज जो है जो चक्कर काट रही है, जैसे मान लो कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट, अगर मैं उसे एक स्पीड दूं तो लगातार धरती के चक्कर काटेगा, अगर मैं इसकी स्पीड कम कर दूं ना तो धड़ाम से धरती के ऊपर आके गिर पड़ेगा ये। तो ऐसे ही अगर मुझे पता चल जाए कि मुझे कोई सैटेलाइट जो है धरती के चक्कर कटाना है, तो मैं क्या करूंगा, उस सैटेलाइट को हम क्या करेंगे, पहले रॉकेट की हेल्प से एक कुछ हाइट पे लेके जाएंगे, जितनी भी हमें राइट की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी भी हाइट पे, और फिर क्या करेंगे, उस हम एक थ्रो करेंगे, जितनी उस हाइट के लिए स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी उतनी स्पीड से, फिर वो सैटेलाइट लगातार अपने आप हमेशा धरती के चक्कर काटता रहेगा। जब कोई भी सैटेलाइट धरती के चक्कर काट रहा है ना, फिर उसे किसी ईंधन इंजन की आवश्यकता नहीं है कि कोई से पेट्रोल भरवाना है उसके अंदर। हाँ, उसके अंदर जो बैटरी वैटरी लगी है, कैमरे वैमरे लगे हैं, उन्हें चार्जिंग के लिए सोलर सिस्टम लगे होते हैं, ताकि वो अपनी बैटरी वैटरी को चार्ज कर पाए। भाई एक चीज बताओ, चांद धरती के चक्कर काट रहा है, चांद के अंदर कौन सा पेट्रोल, कोई इंजन लगा के पेट्रोल खर्च हो रहा है, वो लगातार फिर धरती के अट्रैक्शन की वजह से धरती के चारों तरफ घूम रहा है। तो जितने भी सैटेलाइट धरती के चारों तरफ चक्कर काट रहे होते हैं, ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, पृथ्वी ग्रेविटी की वजह से, उसके अट्रैक्शन की वजह से धरती के चक्कर काट रहे हैं। तो वो स्पीड जिसमें कोई वस्तु धरती के चक्कर काटना शुरू कर दे, उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड, उसे हम कहते हैं कक्षीय चाल। अगर ये धरती हमारी बिल्कुल गोले की तरह ना होती, अगर हमारी बिल्कुल फ्लैट होती धरती है, मान लो ऐसे एक प्लेट की तरह होती, तो फिर ये माहौल नहीं बन पाता। अभी क्या है, धरती गोल है, उसके पास एक कर्वेचर है, तो आपने कोई बॉल जब फेंकी, थोड़ा यहां गिरी, ज्यादा स्पीड से फेंकी, थोड़ा और आगे गिरी, ज्यादा स्पीड से फेंकी, थोड़ा और ज्यादा आगे गिरी, ज्यादा स्पीड से फेंकी, थोड़ा और ज्यादा गिरी, लगातार हम स्पीड बढ़ाते रहेंगे, तो एक स्पीड पे आके धरती के कर्वेचर के साथ साथ ही आगे निकल जाएगी, और वो अगले चक्कर में धरती पे गिरना चाह रही है, तो लगातार चक्कर काटे जा रही है अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से ही। तो जब कोई वस्तु धरती के चक्कर भी काट रही है, तो वो भी हर समय फ्री फॉल वाली अवस्था में है कि लगातार वो फ्री फॉल ही कर रही है, धरती पे गिरना चाह रही है पर गिर नहीं पा रही, स्पीड ज्यादा थी इसलिए आगे निकल गई वो। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं किसी वस्तु को ऑर्बिटल स्पीड से कक्षीय चाल से भी ज्यादा चाल दे दूं, भाई मान लो कि जब मैं यहां पर लगातार स्पीड बढ़ाता, मान लो कि एक स्पीड आई, मान लो कि 5, तो 5 की स्पीड पे वस्तु ने धरती के चक्कर काटने शुरू कर दिया। अगर मैं स्पीड 5 से भी ज्यादा दे दूं, यानी अगर मैं स्पीड ऑर्बिटल स्पीड से भी ज्यादा दे दूं, तो क्या होगा, तभी ये वस्तु धरती के चक्कर ही लगाएगी। बस अभी बिल्कुल एक सर्कुलर पाथ में चक्कर ना लगा के, इसके बाद थोड़ा सा अंडाकार हो जाएगा, इसे हम कहेंगे इलिप्टिकल शेप में हो जाएगा, कुछ ऐसे इलिप्टिकल पाथ में। अगर मैं थोड़ी स्पीड और बढ़ा दूं, तो इसका जो इलिप्टिकल पाथ है और थोड़ा बड़ा सा हो जाएगा, और ज्यादा अंडाकार शेप में हो जाएगा। अगर मैं थोड़ी और स्पीड बढ़ा दूं, तो फिर और ज्यादा अंडाकार हो जाएगा, और ज्यादा अंडाकार शेप में हो जाएगा। अगर मैं लगातार इसकी स्पीड बढ़ाता रहूं, तो एक स्पीड ऐसी आएगी कि जिसमें वस्तु जो है कभी धरती पे लौट कर ही नहीं आएगी, वापस ही नहीं आएगी, उसे हम कहेंगे एस्केप वेलोसिटी, उसे हम कहेंगे पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। तो पलायन वेग वो वेग है जिस वेग को देने पर वस्तु पलायन कर जाए, कभी लौट कर आए ना। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, वस्तु वादा करके जाती है कि मैं आऊंगी, पर वो आती नहीं है। देखो ऐसा होता क्या है, जैसे धरती है, अभी चक्कर लग रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिटल स्पीड पे, आपने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी तो थोड़ा सा इलिप्टिकल मार्ग बनेगा, और स्पीड बढ़ा दी और बड़ा इलिप्टिकल मार्ग बनेगा, और स्पीड बढ़ा दी और इलिप्टिकल मार्ग बनेगा। तो एक स्पीड ऐसी आएगी जिसको धरती चक्कर लगा के आएगी, पर वो इन्फिनाइट दूरी का चक्कर लगा के वापस आएगी, अनंत दूरी का। तो अनंत दूरी तो कभी तय होगी नहीं, यानी वो कभी वापस आएगी नहीं। ठीक है, तो अगर हम लगातार स्पीड बढ़ाते जाएं, तो एक स्पीड ऐसी आती है कि जिसको वस्तु धरती में लौटकर वापस आएगी नहीं, उसे हम कहेंगे एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। तो ऑर्बिटल में और एस्केप में कंफ्यूज मत होना। ऑर्बिटल स्पीड, कक्षीय चाल, वो चाल है जिस पर कोई वस्तु धरती के चक्कर लगाती है, ऑर्बिटल स्पीड पे वस्तु एक कक्षा में स्थापित हो जाएगी, ऑर्बिट में सेट हो जाएगी।
अगर हम किसी वस्तु को ऑर्बिटल स्पीड से कम स्पीड देंगे तो वो धरती के चक्कर नहीं काटेगी, वो धरती पे आके गिरेगी। तो किसका केस बन जाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन का, प्रक्षेप्य गति का। तो जो मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा रहा था कि एक वस्तु को आपने बॉल को हिट किया और वो बॉल गई और थोड़ा सा एक हाइट के बाद वापस आ गई, तो जितने भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन केस पढ़ रहे थे, उस प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वस्तु की स्पीड थी वो हर केस में ऑर्बिटल स्पीड से कम ही थी, कक्षीय चाल से कम थी। अगर आपने ऑर्बिटल स्पीड के बराबर स्पीड दे दी तो वस्तु पर धरती के चक्कर काटने लग जाएगी। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो वस्तु की चाल होती है वो ऑर्बिटल स्पीड से कम होती है। तो अगर हम किसी वस्तु को ऑर्बिटल स्पीड से कम स्पीड देंगे, कक्षीय चाल से कम चाल देंगे, तो वस्तु धरती के ऊपर आके गिरेगी, अगर ऑर्बिटल से कम दी। लेकिन अगर हमने वस्तु को ऑर्बिटल स्पीड दे दी तो धरती के चक्कर काटेगी, ऑर्बिटल स्पीड से ज्यादा स्पीड दे दी तो भी धरती के चक्कर काटेगी, पर वो स्पीड एस्केप वेलोसिटी के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो हम किसी वस्तु को पलायन वेग दे दें या पलायन वेग से अधिक वेग भी दे दें तो फिर वो एस्केप कर जाएगी, वो कभी वापस आएगी नहीं। तो पलायन वेग वो वेग है, अगर वो आपने किसी वस्तु को दे दिया या उससे ज्यादा का वेग दे दिया तो वस्तु कभी लौटकर आती नहीं है। वो आती तो है पर वो कहती है कि मैं जो चक्कर पूरा करके आऊंगी वो अनंत दूरी का चक्कर पूरा लगा के आऊंगी और अनंत दूरी कभी तय होगी नहीं, तो हम कहेंगे वो कभी आएगी नहीं, यानी कि वो अर्थ के ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगी। तो हमारे पास 3 केस बने, अभी लिखूंगा मैं यहाँ पे। केस फर्स्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की स्पीड ऑर्बिटल से कम है, कक्षीय चाल से कम चाल है, तो वस्तु कक्षा में स्थापित नहीं होगी, धरती पे आगे गिरेगी, वो प्रोजेक्टाइल मोशन का केस बनेगा, प्रक्षेप्य गति का। वस्तु के पास ऑर्बिटल स्पीड हो या ऑर्बिटल से ज्यादा भी हो, बस शर्त यह कि एस्केप के बराबर ना हो जाए। तो वस्तु के पास ऑर्बिटल स्पीड है, ऑर्बिटल से ज्यादा है, तो वस्तु धरती के चक्कर काटेगी, यानी वो बन जाएगा सैटेलाइट उपग्रह का केस। लेकिन अगर किसी वस्तु के पास पलायन वेग हो या पलायन वेग से अधिक का वेग हो तो वस्तु पलायन कर जाएगी, वो निकल जाएगी पृथ्वी के गुरुत्व से। ठीक है, ये किसी भी प्लेनेट के लिए है, मैं अर्थ का केस लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में 3 केस बने। केस फर्स्ट क्या बना हमारे पास में? केस फर्स्ट ये बना कि अगर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी जो वस्तु को आप फेंक रहे हैं वो सैटेलाइट भी हो सकता है, कोई पत्थर भी हो सकता है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को लिख रहा हूं मैं v से। ठीक है, तो बेटा केस फर्स्ट हमारा ये है, अगर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है अगर वो ऑर्बिटल स्पीड से कक्षीय चाल से कम हुई तो क्या होगा? अगर वस्तु की चाल, ऑब्जेक्ट की स्पीड कक्षीय चाल से कम है तो वस्तु कक्षा में स्थापित हो ही नहीं पाएगी, उसे कक्षीय चाल नहीं मिली, ऑर्बिटल स्पीड नहीं मिली, तो वस्तु कक्षा में स्थापित नहीं हो पाएगी, धरती पे आके गिरेगी। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति का केस बनेगा। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। और प्रोजेक्टाइल मोशन बेटा पाथ कैसा होता है? पैराबोलिक परवलयाकार। पैराबोलिक परवलयाकार। प्रक्षेप्य जिस मार्ग को फॉलो करता है वो हम पढ़ चुके हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो पैराबोलिक परवलयाकार मार्ग कहलाता है। ठीक, अच्छा सेकंड जो है, अगर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो ऑर्बिटल स्पीड के बराबर हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए, बस शर्त यह कि एस के पलायन वेग से कम ही रहनी चाहिए। तो इस केस में सोचो आप क्या होगा? वस्तु को ऑर्बिटल स्पीड मिल गई या ऑर्बिटल से ज्यादा मिल गई तो वस्तु ऑर्बिट में सेट हो जाएगी, और एस्केप वेलोसिटी से कम है, पलायन वेग से कम है, तो बाहर तो निकल ही नहीं पाएगी, यानी वस्तु क्या करेगी? धरती के चक्कर काटेगी। ये केस बन जाएगा सैटेलाइट का, उपग्रह का, सैटेलाइट उपग्रह। और उपग्रह का मार्ग कैसा होता है? इलिप्टिकल, दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल मार्ग होता है, दीर्घवृत्ताकार। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई भी सैटेलाइट जब धरती के चक्कर काटेगा उसका पाथ इलिप्टिकल है, दीर्घवृत्ताकार है, इसका यह मतलब नहीं है कि उसका पाथ सर्कुलर नहीं हो सकता। देखो भाई, इलिप्स जो होता है, इलिप्स ऐसा होता है अंडे के जैसा, तो इलिप्स जो होता है दीर्घवृत्त, इसके 2 फोकस होते हैं। अगर मैं इसे थोड़ा दबाना शुरू कर दूं, इलिप्स को दबा 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 के नजदीक लेके आऊं दोनों फोकस को, तो एक टाइम ऐसा आएगा दोनों आपस में मिल जाएंगे, तो परफेक्ट सर्कल बन जाएगा। तो एक्चुअल में जो सर्कल है ना, ये इलिप्स का ही एक स्पेशल केस है कि जहां पर इलिप्स के दोनों सेंटर जो हैं आपस में मर्ज होकर एक ही बन गए और फिर इलिप्स सर्कल बन गया। तो हम इलिप्टिकल पाथ कह रहे होते हैं, उसमें ऑटोमेटिकली सर्कुलर भी इंक्लूड है। तो केस सेकंड हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितने भी उपग्रह, जितने भी सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं नासा के द्वारा, इसरो के द्वारा, तो वो जितने भी चक्कर लगा रहे हैं धरती के, उसमें हमें एक खास बात ध्यान रखनी है
कि वो सारे के सारे जो सैटेलाइट है, जो उपग्रह है, जो धरती के चक्कर काट रहे हैं, तो उस समय उनकी जो स्पीड है वो एस्केप वेलोसिटी प्लान वेग से कम होनी चाहिए। इनकी वैल्यू मैं भी आपको लिखवाऊंगा कि धरती पर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, ऑर्बिटल स्पीड कक्षीय चाल की वैल्यू कितनी, सारी बातें हम लिखेंगे। तो अगर कोई भी सैटेलाइट धरती के चक्कर काट रहा है तो हमें इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है कि उसकी जो स्पीड है वो प्लान वेग के बराबर ना हो जाए या उससे ज्यादा ना हो जाए, वरना तो धरती के चक्कर काटेगा ही नहीं सैटेलाइट, वो एस्केप कर जाएगा। उसकी स्पीड ऑर्बिटल के बराबर या उससे थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑर्बिटल से कम हो गई तो गिर जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है। एक तीसरा केस क्या बनेगा इसमें हमारे पास, केस थर्ड। देखो, अगर किसी वस्तु की स्पीड एस्केप वेलोसिटी के बराबर हो जाए, ए से ज्यादा हो जाए, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, विल एस्केप द ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट, वो ग्रह की गुरुत्व से, उसकी ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगा और कभी लौट कर नहीं आएगा। क्या लिखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट की जो बेटा स्पीड है वो एस्केप वेलोसिटी प्लान वेग के बराबर हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट विल एस्केप, ऑब्जेक्ट विल एस्केप, ऑब्जेक्ट विल एस्केप, ऑब्जेक्ट विल एस्केप द ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट। तो वस्तु ग्रह के गुरुत्व से बाहर निकल जाएगी। ऑब्जेक्ट विल एस्केप द ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट, वस्तु ग्रह के गुरुत्व से निकल जाएगी बाहर। जब कोई वस्तु बेटा ग्रेविटी से बाहर निकल जाए, वो बाउंड ना हो, फ्री हो जाए, तो ऐसे पाथ को हम बोलते हैं हाइपरबोलिक पाथ, अति परवलयकार, हाइपरबोलिक अति परवलयकार, हाइपरबोलिक। ठीक। तो अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए ऑर्बिटल से कम होनी चाहिए, सैटेलाइट के लिए ऑर्बिटल के बराबर या उससे ज्यादा हो सकती है पर एस्केप से कम होनी चाहिए। वस्तु की स्पीड अगर एस्केप के बराबर है या उससे ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ग्रह के गुरुत्व से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये तीनों केस आपको ध्यान रखने हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में पाथ पैराबोलिक होता है, ऑब्जेक्ट चला धरती से यहाँ पे आके गिरा, ये पैराबोलिक पाथ है। और इसमें इलेप्टिकल पाथ होगा, इसमें फ्री पाथ, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाएगा, वो पाथ फिक्स बाउंडेड नहीं होगा। तो बस आप अपने लिए शायद रख सकते हैं हाइपरबोलिक पाथ। ये मैथमेटिकली इनकी इक्वेशन कुछ बनती है, उसकी हमें जरूरत नहीं है हमारी क्लास में। ठीक है, तो तीन बात हमें ध्यान रखनी है। अब आते हैं इनकी वैल्यू पे, कि भाई हमें इतना पता चल गया कि अगर किसी सैटेलाइट के लिए उसे घूमने के लिए कम से कम उसके पास ऑर्बिटल स्पीड होनी चाहिए। तो ऑर्बिटल स्पीड जो होनी चाहिए उसे घूमने के लिए, वो ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू 5 किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए, कि 8 किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए, कि 15 किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए। वो किस किस बात पर डिपेंड करेगा, अब उस बात को हम समझने वाले हैं। एक बार नाप उतार लेंगे। ठीक है, 11 तारीख होगी भाई, और ठंड का माहौल एकदम बिल्कुल बढ़िया चलता जा रहा है, और कुछ संभावना दिख भी नहीं रही है कम होने की। दिल्ली में तो, आपके यहाँ पता नहीं कैसा माहौल है।
सॉरी, मैंने बंद कर दिया था। चलो कोई नहीं। अच्छा, मैं कह रहा था आपसे कि मान लो कि ये कोई प्लेनेट है, ये कोई ग्रह है, और इस ग्रह की प्लेनेट की रेडियस है आर। प्लेनेट की रेडियस आर है, तो प्लेनेट में अगर आपका मन करे तो आप इसे अर्थ भी ले सकते हो, पृथ्वी भी ले सकते हो। और इस प्लेनेट से एच हाइट ऊपर मुझे एक सैटेलाइट घुमाना है। तो सैटेलाइट को घूमने के लिए चाहिए ऑर्बिटल स्पीड। तो ये ऑर्बिटल स्पीड किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी, हमें चेक करना है। पे मान लो ये धरती है, और मेरा मन क्या है कि धरती से 300 किलोमीटर ऊपर पहुंचूं और एक पत्थर फेंक के मारूं, तो इस पत्थर को कितनी स्पीड से फेंक दूं कि धरती पर ना गिरे, गोल गोल चक्कर लगाए। तो उसके लिए हमें चाहिए बेटा ऑर्बिटल स्पीड। तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है √Gm/r+h। यानी कि यहां पर बेटा m का मतलब जो होता है, ये होता है मास ऑफ प्लेनेट, ग्रह का द्रव्यमान, और आर क्या बेटा यहाँ पे रेडियस ऑफ प्लेनेट, ग्रह की त्रिज्या। रेडियस ऑफ प्लेनेट, ग्रह की त्रिज्या। जी तो आपको पता ही है कि हमेशा कांस्टेंट होता है, कैपिटल जी। और एच है कि आप कितनी हाइट ऊपर पहुंचे। तो अगर आपको धरती से एच हाइट ऊपर जाके कोई पत्थर फेंकना है और आप चाह रहे हैं कि वो धरती के चक्कर काटे, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है। फॉर्मूले में रख दो 6.67 गुणा 10⁻11। आपको अर्थ का मास पता होना चाहिए अगर हम अर्थ की बात करें। तो अगर आपको नहीं भी पता तो मैं दोबारा बता देता हूँ, शायद मैंने पहले ही बताया हो आपको। अगर हम केवल अर्थ की बात करें तो अर्थ का मास होता है लगभग लगभग 6 × 10⁻24 किलोग्राम। एग्जैक्ट वैल्यू जो है ना वो 5.98 के आसपास की आती है। तो हम इसे न्यूमेरिकली अगर आप कभी यूज करना हो या पेपर में डायरेक्ट पूछ ले, तो धरती का जो मास है हम 6 × 10⁻24 लेके चलते हैं। तो मैं आपके लिए पूरा लिख देता हूं। अर्थ का जो मास है 6 × 10⁻24, और जो अर्थ की जो रेडियस है वो अगर आपको कभी यूज करनी हो तो 6400 किलोमीटर होती है। 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो अब क्या करो आप, आपको जी की वैल्यू पता है 6.67 गुणा 10⁻11। आपको मास पता है धरती का 6 × 10⁻24 किलोग्राम। आपको आर की वैल्यू भी पता है 6.4 गुणा 10⁻6 मीटर, यानी कि 6400 किलोमीटर। आप जितनी हाइट ऊपर गए हैं उसे पुट कर दो, ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू निकल के आ जाएगी। मान लो निकल के आई वो 6, तो आप क्या करो उस पत्थर को 6 की स्पीड से फेंक के मारो, तो लगातार धरती के चक्कर काटेगा। अगर स्पीड 5.5 रह गई, धड़ाम से धरती पे गिर पड़ेगा वो। अगर मैं एक काम करूं कि अगर मैं एक स्पेशल केस लूं कि इफ एच की वैल्यू बेटा मैं ले लूं लगभग लगभग 0, यानी मैं क्या करूं, मैं ठीक धरती के ऊपर, ठीक ऊपर का मतलब ये मान लो कि 2 4 5 किलोमीटर को हम ठीक धरती के आसपास ही मानेंगे। तो मैं धरती के ऊपर खड़ा हूं और मैं चाह रहा हूं कि कोई पत्थर जो है ठीक धरती के ऊपर चक्कर काटे। यानी जो सैटेलाइट में ले रहा हूं उसकी हाइट में ले रहा हूं 0। लगभग 0 का मतलब अगर 5 7 किलोमीटर आपने ले भी ली हाइट, जैसे मान लो आप एवरेस्ट की चोटी पे खड़े हो जाओ, है ना, और एवरेस्ट की चोटी पे खड़े होकर पत्थर फेंक के मारो, और आप चाह रहे हो कि पत्थर जो है वो लगातार धरती के चक्कर काटता रहे। तो उसके लिए जो ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू होती है, अगर मैं एच की वैल्यू 0 ले लूं, तो जो ऑर्बिटल स्पीड की जो वैल्यू होती है वो होती है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। याद रखना किलोमीटर पर सेकंड है, ये किलोमीटर पर घंटा या मीटर पर सेकंड नहीं है। तो अगर कोई सैटेलाइट आप चाहते हैं कि धरती के चक्कर लगाए, तो उसके लिए ऑर्बिटल स्पीड होती है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड की। तो ये जो ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू आपको याद रखनी है, ये उस सैटेलाइट के लिए है, ये उस ऑब्जेक्ट के लिए है जो ठीक धरती के ऊपर चक्कर काट रहा हो। तो मैं चाह रहा हूं कोई सैटेलाइट ठीक है धरती के ऊपर चक्कर काटे, तो उसके लिए जो स्पीड होनी चाहिए, होनी चाहिए 7.9 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर। लेकिन ये तो हमने ऐसे एज्यूम किया कि अगर हाइट हम 0 ले लें तो ये वैल्यू होगी। पर जो सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं वो ठीक धरती के ऊपर तो होते नहीं है, वो तो कुछ हाइट पे होते हैं। वो दिखता है किसी को सैटेलाइट घूमता हुआ? धरती के एटमोस्फेयर, वातावरण से जनरली सारे सैटेलाइट भारी रहते हैं। तो अगर मैं चाह रहा हूं कि कोई सैटेलाइट धरती के चक्कर काटे, और वो मान लो कि सैटेलाइट मुझे 5000 किलोमीटर की हाइट पे जाकर छोड़ के आना है, तो उसके लिए जो मुझे ऑर्बिटल स्पीड चाहिए होगी, भाई ये 7.9 तो किसके लिए है? उस सैटेलाइट के लिए है जिसकी जमीन से हाइट लगभग लगभग 0 है। अगर कोई सैटेलाइट ठीक धरती से 5000 किलोमीटर के ऊपर चक्कर काट रहा है, तो उसके लिए ऑर्बिटल स्पीड की जो वैल्यू मुझे चाहिए होगी वो 7.9 ही चाहिए, या 7.9 से कम पे काम चल जाएगा, या 7.9 से ज्यादा की देनी पड़ेगी? ये बताओ। कक्षीय चाल का मान उस सैटेलाइट के लिए क्या होगा जो धरती से कुछ किलोमीटर की हाइट पे है?
मनोज का गलत है, रवि का सही है, बीबी नायडू का गलत, एमओ का गलत, अंकिता का महागलत। आप लोगों के सामने आंसर आप ढूंढ नहीं पा रहे हो। सुजीता का ठीक है। बट एक चीज देखो, ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला मैंने बिल्कुल एकदम स्पष्ट शब्दों में आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे सामने। और एक बात समझो, अगर कोई सैटेलाइट जो है धरती से सतह के ठीक ऊपर चक्कर काट रहा है तो उसके लिए ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। जो सैटेलाइट कुछ हाइट ऊपर होगा 2-4 हजार किलोमीटर की हाइट पे, तो भाई एच की वैल्यू बढ़ते ही नीचे की वैल्यू बढ़ेगी तो ऊपर की घटेगी। भाई जो सैटेलाइट ज्यादा हाइट पे है ना, उसके लिए ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू, कक्षा चाल की वैल्यू 7.9 की जरूरत नहीं है। अगर आप धरती से कुछ हाइट ऊपर हैं तो अगर आपने उसे 7.5 की स्पीड भी दे दी तो भी हो सकता है कि आपका सैटेलाइट घूम जाए। और ऊपर चले गए, हो सकता है कि 7 से ही बात बन जाए। और ऊपर चले गए, पता चला कि 4 से ही बात बन जाए। ये जो आप ये वैल्यू पढ़ रहे हैं 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, ये उस सैटेलाइट के लिए है जो ठीक अर्थ के ऊपर चक्कर काट रहा है। तो इसे तो वैल्यू जो है बेटा, जो ठीक अर्थ के ऊपर चक्कर काट रहा है, इसके लिए वैल्यू है 7.9 की किलोमीटर पर सेकंड। ये वैल्यू किसके लिए है? जो ठीक अर्थ के ऊपर चक्कर काटे उसके लिए। अगर कोई सैटेलाइट धरती से थोड़ी सी हाइट ऊपर है तो हो सकता है एक सेकंड को, तो अगर बेटा कोई सैटेलाइट जो है थोड़ा हाइट ऊपर है तो उसका काम हो सकता है कि 7.4 से ही चल जाए, है ना। ऐसे कोई और ऊपर है उससे काम हो सकता है कि 5 से चल जाए, और ऊपर है तो 4 से ही, 3 से ही। तो जो ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है? एच पे। दूसरा एक बात और ध्यान रखना कि जो मैंने आपको बताया कि कोई सैटेलाइट ठीक धरती के ऊपर चक्कर काटेगा तो उसके लिए वैल्यू 7.9 किलोमीटर पर सेकंड है। ये अर्थ के लिए हम बात कर रहे हैं। भाई आप जो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला है उसमें अर्थ का, उसमें प्लेनेट का मास और रेडियस है। अगर मैं अर्थ की जगह चला गया मंगल ग्रह पर तो मंगल का मास अलग है, उसकी रेडियस अलग है, तो वहां पे ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू कुछ और आएगी। तो कोई सैटेलाइट ठीक मंगल के ऊपर घुमाना है तो वहां वैल्यू कुछ और आएगी, जुपिटर के लिए कुछ और आएगी। तो हमें केवल अर्थ वाले केस पे ध्यान देना है, जो वैल्यू याद करनी है अर्थ के लिए करनी है। तो हमें ध्यान रखना है कि ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू प्लेनेट के मास, प्लेनेट के रेडियस और वो आप उस प्लेनेट के सरफेस से कितना ऊपर है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, अब दूसरी चीज, अगर मैं आपसे यहां पे, चलो मैं लिख देता हूं कि जैसे जैसे एच की वैल्यू बढ़ेगी बाय फॉर्मूला ऑर्बिटल स्पीड कक्षा चाल का मान घटेगा। तो ये वैल्यू केवल, यानी कि जितने भी सैटेलाइट बेटा धरती के चक्कर काट रहे हैं तो 100% सबकी स्पीड 7.9 से कम है, क्योंकि 7.9 तो उस सैटेलाइट के लिए जो धरती के ऊपर चक्कर काट रहा है। तो धरती के ठीक ऊपर तो कोई भी चक्कर नहीं काट रहा। तो यानी जितने भी सैटेलाइट इसरो वाले, नासा वाले छोड़ते हैं तो 100% सबकी स्पीड 7.9 से ही कम है, क्योंकि उनका काम 7.9 से कम पर ही चल जाएगा। तो इतनी स्पीड क्यों दें, है ना। तो 7.9 से कम ही स्पीड है सारे के सारे सैटेलाइट की। अब हम बात करेंगे एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग की। अब हमारे पास में जो एस्केप वेलोसिटी है ये होती है, जैसे मान लो कि अगर आपको पता है कि इस हाइट पर कोई सैटेलाइट आपने लॉन्च किया, कोई सैटेलाइट फेंका आपने, ये आपने सीधी ऑर्बिटल स्पीड घूमने लगा।
और आप चाह रहे हैं कि ये सैटेलाइट जो है जो घूम रहा है घूमे ना, ये अर्थ को छोड़ के भाग जाए, तो एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ेगी। और एस्केप वेलोसिटी पता कितनी होती है? ये ऑर्बिटल स्पीड का अंडर रूट 2 गुना है। यानी कि आप एक काम करो, अगर कोई सैटेलाइट कहीं पे घूम रहा हो तो उसके पास घूमते हुए ऑर्बिटल स्पीड है, अगर आपने उसकी स्पीड अंडर रूट 2 गुना बढ़ा दी, अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.44। ये तो होती है ना अंडर रूट 2 की वैल्यू। अरे हाँ या ना? अंडर रूट 3 की कितनी होती है? 1.732। भूल तो नहीं गया मैं? यही होती है ना? हाँ। तो अगर मान लो कि कोई सैटेलाइट जो है, आप चाह रहे हैं कि वो अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए, अर्थ को छोड़ के भाग जाए, तो एस्केप जो वेलोसिटी है वो ऑर्बिटल स्पीड की होती है अंडर रूट 2 गुना। तो कई बार पेपर में ये भी पूछा गया है कि किसी भी सैटेलाइट की हम स्पीड कितने गुना और बढ़ा दें कि वो एस्केप कर जाए, गोल गोल चक्कर ना काटे। तो जितनी भी इसकी स्पीड है उसकी अंडर रूट 2 गुना कर दो, एस्केप कर जाएगा वो। अब यहां से अगर आप एक चीज देखें, एस्केप वेलोसिटी क्या है? ऑर्बिटल क्या फॉर्मूला था? अंडर रूट GM/r+h। और यहाँ पे क्या लिखा है? अंडर रूट 2। तो एस्केप वेलोसिटी हमारे पास में हो जाएगी अंडर रूट 2 GM/r+h। ठीक। अब यहाँ पे एक बार समझो कि अगर मैं एक काम करूं, अगर मैं h की जो वैल्यू है वो लगभग लगभग 0 ले लूं, अर्थ की रेडियस पता है, मास पता है, जी पता है, 2 पता है, तो पृथ्वी के सरफेस के लिए भाई h के लिए 0 का मतलब क्या है? मैं अर्थ की सतह पे खड़ा हूं, इसकी बात कर रहा हूं। तो अगर h के लिए हम लगभग 0 ले लें तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की। यानी अगर आप चाह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है मैं इसे कितनी स्पीड से फेंक के मारूं कि धरती पे लौट कर ही ना आए, ये एस्केप कर जाए, तो आपको उसे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड देनी पड़ेगी। तो अगर आप किसी को दोगे 7.9 किलोमीटर, आप खड़े हैं मान लो कि माउंट एवरेस्ट पे, आपने एक पत्थर फेंक के मारा 7.9 किलोमीटर पर सेकंड से कम स्पीड पर, तो अगर आपने ऑर्बिटल स्पीड से कम स्पीड दी 7.9 से, क्योंकि अगर h की वैल्यू 0 हो, अगर आप ठीक अर्थ के ऊपर हो, तो ऑर्बिटल स्पीड इतनी थी, अगर आपने ऑर्बिटल से कम स्पीड दी तो पत्थर जो है माउंट एवरेस्ट से आप फेंकेंगे धरती पे आके गिर पड़ेगा। अगर आपने उस पत्थर को 7.9 की स्पीड दी तो धरती के चक्कर काटेगा, 7.9 से थोड़ा सा और ज्यादा स्पीड दी तो भी चक्कर ही काटेगा। लेकिन अगर आपने उस पत्थर की स्पीड 11.2 कर दी तो धरती पे लौट कर नहीं आएगा, वो अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप कर जाएगा, पलायन कर जाएगा। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की अगर आपने उसे स्पीड दे दी। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं धरती के सतह पे खड़ा हूं, तो मैंने आपको बताया था धरती की अगर मैं सतह के ऊपर खड़ा हुआ हूं तो ऑर्बिटल स्पीड की जो वैल्यू थी वो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड है। वैल्यू याद रखनी है आपको। बहुत सारे बच्चे ऑर्बिटल में भी 11.2 पर टिक लगा देते हैं। और धरती की सतह पर अगर आप खड़े हैं तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो अगर आप इसमें चेक करेंगे ना तो आपको निकल के आएगा कि ये जो 11.2 है ना 7.9 का बेटा अंडर रूट 2 गुना ही है। तो अगर आप धरती की सतह के लिए अगर ऑर्बिटल की वैल्यू 7.9 है, 7.9 में 1.4 की मल्टीप्लाई करो तो 11.2 ही आ जाएगा। तो इन दोनों में रिलेशन बिल्कुल ठीक रिलेशन है ये। अच्छा, यहां से उसने क्या पूछा पेपर में? एक हमारे से एक तो ये पूछता है, बहुत थके हुए पेपर में, आसान पेपर में आता है ये, कि पृथ्वी के ऊपर पलायन वेग का मान क्या है, किसी वस्तु को कितने वेग से फेंक दे कि वो धरती पर लौट करना है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। बस यहाँ पे आपको फंसाएगा वो। 11.2 सब बच्चों को पता होता है, एक ऑप्शन में मीटर पर सेकंड लिख देगा, बच्चा जल्दी जल्दी गलत टिक लगा देगा। दूसरा वो क्या करेगा कि वो किसी किसी मीटर लिख देगा 11.2 किलोमीटर पर घंटा, किसी में लिख देगा किलोमीटर पर मिनट, तो किलोमीटर पर सेकंड पर टिक लगाना आपको। तो इस बात को ध्यान रखना। दूसरी चीज अगर मैं आपसे बोलूं, अगर आप कोई धरती पे खड़े हैं, अगर आपको किसी चीज को एस्केप कराना है तो आपको 11.2 की स्पीड देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप धरती से 10,000 किलोमीटर ऊपर खड़े हैं और आप चाह रहे हैं कि अब आपके हाथ में जो पत्थर है उस पत्थर को इतनी वेलोसिटी से फेंक दें, इतने वेग से फेंक दें कि धरती पे वापस ही ना आए, तो वहां पर आपको एस्केप वेलोसिटी क्या देनी पड़ेगी? 11.2, या 11.2 से कम पे काम चल जाएगा या 11.2 से ज्यादा पे काम चलेगा। ये वैल्यू तो अर्थ के सरफेस के लिए है। तो जो व्यक्ति धरती के सरफेस पे नहीं है, 10,000 किलोमीटर ऊपर है, तो उसके लिए एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? मनोज, राजीव, सब करो भाई।
हम्म। ऑर्बिटल स्पीड मैंने कहा अगर आप अर्थ के सरफेस पे हैं आदर्श, तो जैसे मान लो कि आपका काम चल जाएगा कि 7.9 से जैसे हाइट बढ़ती रहेगी ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू कम होती रहेगी, यानी बहुत ज्यादा हाइट ऊपर गए जैसे, तो आपका काम हो सकता है कि 2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चल जाए, फिर और ऊपर गए तो आधे किलोमीटर पर सेकंड, पता चला कि आप बहुत दूर जाते रहोगे तो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि केवल 1 मीटर पर सेकंड से ही चल जाए, है ना, इस तरीके से। अब ये देखो, आप यहाँ पे भी देखो एस्केप वेलोसिटी में भी, एस्केप वेलोसिटी में बेटा हाइट लिखा है नीचे, तो जैसे आप हाइट बढ़ाओगे तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू घटेगी, प्लान वेग का मान घटेगा। तो ये जो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू आपने बचपन से रट्टा मार रखा है 11.2 11.2 11.2, ये केवल तभी के लिए वैलिड है अगर आप अर्थ के सरफेस में हैं। तो अगर कोई पत्थर आपके हाथ में है और आप चाह रहे हैं कि अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए, तो आपको इसे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकना पड़ेगा। लेकिन अगर आप धरती से कुछ हाइट ऊपर हैं तो हो सकता है कि अगर आप 11 की स्पीड से फेंकें तो भी धरती ग्रेविटी से बाहर निकल जाए, और हाइट ऊपर हो सकता है कि 9 पे ही काम चल जाए, और हाइट ऊपर हो सकता है कि 2 पर ही काम चल जाए। तो ऑर्बिटल स्पीड हो चाहे एस्केप वेलोसिटी हो, इनकी जो वैल्यू है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अर्थ से कितनी हाइट पे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी शायद बताया होगा, दोबारा एक बार आपको फिर याद दिलाता हूं कि जैसे भाई कोई व्यक्ति जो है अगर वो अपनी फैमिली में रह रहा है, कंबाइंड फैमिली में, जहाँ पे चाचा ताऊ सब रह रहे हैं, 20 लोग रह रहे हैं मिलके, तो जो पूरी की कंबाइंड फैमिली है उनमें से अगर आप किसी बच्चों को कहोगे आज कहीं घूमने चलते हैं रात को, लेट आएंगे 2-3 बजे, तो ऐसे बच्चे का बहुत मुश्किल है, हो गया भाई नहीं, घर वाले बहुत डांटा लगाएंगे, पूछेंगे कहाँ पे है। आप एक न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, माता पिता ही हैं, तो थोड़े से आपकी संभावना ज्यादा हो जाएगी, आप केवल माँ बाप को ही समझाना है, या मान लो उस दिन पिताजी घर पे नहीं है, मम्मी को समझाया कि आज मैं लेट आऊंगा। लेकिन आप रही दूसरे शहर में रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आप क्या करोगे, सीधे गायब, बोले ठीक है भाई साहब कोई नहीं, रात छोड़ो सुबह को आएंगे, पूछने ताछने वाला कोई है ही नहीं। तो जैसे जैसे मान लो आप अर्थ की ग्रेविटी से, आप अर्थ के सरफेस से दूर होते जाएंगे, है ना, एक बंदा यहाँ पे है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो इसे अर्थ की ग्रेविटी से, अर्थ के गुरुत्व से, इसके आकर्षण से बाहर निकालना आसान है, जो यहाँ पर है उसे अर्थ के आकर्षण से बाहर निकालना मुश्किल है। तो जैसे आप अर्थ के सरफेस से दूर जा रहे हैं, 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 तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कम होने लगती है। तो 11.2 हमेशा के लिए वैलिड नहीं है, ऐसे ही 7.9 भी हमेशा के लिए वैलिड नहीं है। ये दोनों वैल्यू जो है पृथ्वी के सतह के लिए है। तो सतह पे खड़े व्यक्ति को पत्थर घुमाना है तो 7.9 से बोल फेंको, पृथ्वी सतह पे खड़े व्यक्ति को पत्थर पृथ्वी गुरुत्व से बाहर निकालना है तो 11.2 से फेंको। अलग अलग हाइट पे इनकी वैल्यू बदल जाएंगी। इससे ही बढ़िया क्वेश्चन है अगले वाला जो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो देखो क्या है कि अगर मैं आपसे बोलूं अर्थ के सरफेस पर मेरे एक हाथ में है चूहा और एक हाथ में हाथी, मैं चाह रहा हूं कि चूहा जो है ये अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए, तो मुझे से कुछ वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा, एस्केप वेलोसिटी। फिर मैंने हाथी पकड़ा, मैं चाह रहा हूं कि हाथी भी अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकल जाए, तो सभी एस्केप वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा। तो बताओ किससे ज्यादा वेलोसिटी देनी पड़ेगी मुझे? पृथ्वी की ग्रेविटी से अगर आपको एक चूहे को बाहर निकालना है, एक व्यक्ति को हाथी को बाहर निकालना है, तो ज्यादा वेलोसिटी किसे देनी पड़ेगी, हाथी को या चूहे को? किसके लिए ज्यादा वैल्यू होगी ये आपको सोच के बताना है। एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो हाथी के लिए ज्यादा है कि चूहे के लिए ज्यादा है? हम्म। मनोज का गलत है, रवि का सही है। राजीव प्रजापति, प्रजापति भाई क्या कर रहा है, तेरा परफॉर्मेंस डाउन होती जा रही है डे बाई डे। निर्मल का सही है एकदम। क्या करें तुम्हारा, पिटाई उटाई लग रहा है, मांग रहे हो तुम हैं? हर क्लास में आंसर गलत आने लगे हैं अब। सुजाता, अंकिता, कुछ आंसर हमारे पास में आ रहे हैं। एमओ का भी सही आया, चलो। देखो
भाई आप एक बात समझो, जब भी आप ऐसे पता करते हो कि एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड, जब मैंने कहा था कि आप जमीन पे हैं, कुछ हाइट ऊपर हैं, तब भी देखा करो ना कि एस्केप या ऑर्बिटल जो स्पीड है वो हाइट पे डिपेंड कैसे कर रहे हैं। तो हाइट बढ़ने से एस्केप घट रहा था, हाइट बढ़ने से ऑर्बिटल भी घट रहा था। अब मैंने मास की बात की, अगर आप बड़े ध्यान से देखें जो मैंने फॉर्मूले आपके सामने लिखे हैं, इनमें से क्या किसी फॉर्मूले के अंदर ऑब्जेक्ट का मास लिखा गया जो एस्केप वेलोसिटी है? इस एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या वस्तु का मास कहीं पे है? नहीं, ये तो ग्रह का मास है, ग्रह की त्रिज्या है। जो आपने ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला लिखा था, इसमें ग्रह का मास, ग्रह का त्रिज्या है, कहीं वस्तु का मास है? यानी एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू जो है ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करती नहीं है। आपको धरती से चाहे 10 ग्राम की चीज धरती की ग्रेविटी से बाहर निकालनी हो, चाहे आपको 1 करोड़ किलो की वस्तु धरती की ग्रेविटी से बाहर निकालनी हो, सबको स्पीड 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की ही चाहिए। वो बात अलग है भाई, आपको एक चूहे को धरती ग्रेविटी से बाहर निकालना है तो उसे स्पीड क्या चाहिए? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो चूहे के अंदर इतनी वेलोसिटी पैदा करना थोड़ा आसान है, लेकिन हाथी को भी यही वेलोसिटी देनी है 11.2 की, तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसलिए भारी सैटेलाइट को लॉन्च करना मुश्किल होता है। भाई मैं आपसे कहूं कि मैंने आपको इतना बड़ा पत्थर दिया, मैंने कहा भाई इस पत्थर को 2 मीटर दूर फेंको, आप इस पत्थर को 2 मीटर दूर आराम से फेंक दोगे। अब मैं इतना बड़ा पत्थर दे दूं, इसे भी 2 मीटर दूर फेंकना है, तो बहुत दम लगाना पड़ेगा उतना ही दूर फेंकने के लिए। तो ऐसे ही हल्के सैटेलाइट को भी धरती ग्रेविटी से बाहर निकालना हो, चाहे हैवी को निकालना हो, ये जो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू है, जो ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू है, कक्षीय चाल की वैल्यू, इनमें से कोई सी भी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड करती ही नहीं है। कोई सैटेलाइट आपको धरती के चक्कर कटाने हैं, चाहे वो आधी किलो का सैटेलाइट के चक्कर कटाने हो तो सभी 7.9 की स्पीड देनी पड़ेगी, और 50,000 किलो के सैटेलाइट को धरती के चक्कर कटाने तो भी 7.9 देनी पड़ेगी। तो एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल स्पीड की जो वैल्यू है वो इस बात पे डिपेंड करती नहीं कि जो ऑब्जेक्ट को आपको घुमाना है या फेंकना है उसका मास कितना है। हाँ, आप किस प्लेनेट पे हैं, आप किस ग्रह के ऊपर है, वो इंपॉर्टेंट है। यहां पे लिखेंगे हम, एक यार मैं क्वेश्चन ढूंढता, मिल जाएगा। द वैल्यू ऑफ the value of orbital speed, the value of orbital speed and escape velocity, the value of orbital speed and escape velocity does not depend on the value of orbital speed and escape velocity does not depend on mass of object। हिंदी में लिखेंगे कक्षीय चाल और पलायन वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कक्षीय चाल और पलायन वेग का मान, कक्षीय चाल और पलायन वेग का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल स्पीड एंड एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू है ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। मंकी के लिए भी, अगर आपको एक बंदर को अर्थ ग्रेविटी से बाहर निकालना हो, और यही वैल्यू है एलिफेंट के लिए। मैंने मंकी एलिफेंट का इसलिए लिया क्योंकि ये पेपर में सेम यही मंकी और एलिफेंट दोनों का उसने जिक्र किया था एक बार यूपी के एक पेपर में, कि चूहे को, एक बंदर को और एक हाथी को भरती की अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकालना है तो किसके लिए एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होगी? दोनों के लिए सेम। वस्तु हल्की और भारी हो इतनी चाहिए, बस वो बात अलग है कि हल्की को भी इतना ही वेग देना है, भारी को भी इतना वेग देना है, तो यहां दम निकल जाएगा, पर वेग इतना ही पैदा करना पड़ेगा। और इसका मैं बहुत थैंक यू भी कहना चाहिए। क्यों कहना चाहिए? बहुत ज्यादा थैंक यू। देखो आज इसी की वजह से अर्थ के ऊपर जो है ना वो एटमॉस्फेयर वातावरण है। ग्रेविटेशन फोर्स, ये दोनों, अरे मैं पूछ क्या रहा हूं आदर्श, तुम लिख क्या रहे हो? हम पूछ रहे हैं कि एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग का मान वस्तु के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा, तुम अपने मन में कुछ भी लिखे जा रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स ये वो। क्या पूछा हमने? तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। हमने आपसे कहा कि अर्थ के सतह पे आप खड़े हैं, आपको एक चूहे को और एक हाथी को अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकालना है।
आप चाह रहे कि मैं इन्हें इतना तेज फेंक दूं कि जिस चूहे को जो मैं फेंक दूंगा ये कभी धरती पे वापस ही ना आए, धरती के चक्कर भी ना लगाए, वापस ही ना आए। ऐसे ही ये जो हाथी है ये भी धरती ग्रेविटी से बाहर ना निकले, तो किसे ज्यादा वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा। मैंने कहा कि एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो ऑब्जेक्ट आप कितने किलो का फेंक रहे हैं उसके मास पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आपने बाय फॉर्मूला हम चेक कर सकते हैं कि वहां पे ऑब्जेक्ट का मास है ही नहीं फॉर्मूले में, तो सबके लिए वैल्यू सेम है। तुम पता नहीं क्या लिख रहे हो, जी स्मॉल जी नहीं है, फोर्स है, ये है वो है। कहानी कम लिखो, जो बताया जा रहा है उसको सुनो ज्यादा ध्यान से, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज मैंने कह रहा था आपसे कि इसका हमें बड़ा थैंकफुल होना चाहिए कि आज एटमॉस्फेयर जो है धरती पे उसी वजह से है। देखो, पृथ्वी के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, वो गैसों के मिलने से बना। आपको पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेज है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, फिर आर्गन गैस आती है, 99% नाइट्रोजन आर्गन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, फिर 1% में आर्गन है, कार्बन है, वो बाकी सब एक में है। तो हमारे जो चारों तरफ वातावरण है वो गैसों से मिलकर बना है। अब ये गैसें भी जो है ये पृथ्वी के वातावरण से, एटमॉस्फेयर से निकलना अगर चाहें, ये चाहे कि हम पृथ्वी के वातावरण को छोड़कर भाग जाएं और किसी दिन अचानक सा हो जाए, हम रात को सो रहे थे सब, मान लो पूरा दुनिया सो रही है, चलो कहीं दिन है कहीं रात है, सोचो कि मान लो पूरी दुनिया में सब लोग एक साथ सो रहे हैं अपना बड़े आराम से, और पृथ्वी के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, जो वातावरण है, ये एटमॉस्फेयर अचानक से गायब हो जाए, सारी गैसें पृथ्वी के वातावरण को छोड़कर भाग जाएं, गजब काम हो जाएगा, पूरा विश्व एक साथ खत्म। जब वातावरण एटमॉस्फेयर ही नहीं रहेगा तो ना कोई जीव जंतु रहेगा, ना इंसान रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा, मामला खत्म। पर ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि अर्थ के चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो गैसों से मिलकर बना। अगर गैसें भी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को, वातावरण को छोड़ के जाना चाहें, सॉरी, गैसें भी अगर पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकलना चाहे, एटमॉस्फेयर भी में जो गैसें चाह रही है कि पृथ्वी गुरुत्व से हम बाहर निकल जाएं, तो उन्हें भी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चाहिए, और गैसें इतनी वेलोसिटी तक पहुंच ही नहीं पाती। उनकी मैक्सिमम वेलोसिटी 6, 7, 8 तक तो पहुंच पाती है, 11.2 तक नहीं जा पाती। तो इसलिए चुपचाप अर्थ की ग्रेविटी में टिकी हुई है। अगर ये धरती पर एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू अगर होती बहुत कम, तो मामला खतरनाक हो जाता। जैसे मून, चांद जो है, चांद के ऊपर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? क्योंकि तो चांद का जो मास है और चांद की जो रेडियस है धरती की जैसी तो नहीं है। तो चांद के ऊपर जो एस्केप वेलोसिटी प्लान वेग का मान है वो लगभग 2.5 के आसपास का है, 2.5 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास का, उससे भी थोड़ा कम ही है। तो चांद के ऊपर जो कभी गैस टिक ही नहीं पाती, क्योंकि गैस की जो वेलोसिटी है उससे ज्यादा पहुंच जाती है, तो वहां पे एटमॉस्फेयर इसलिए नहीं है। तो कोई प्लेनेट पर जितनी ज्यादा एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होगी, उस प्लेनेट की ग्रेविटी से बाहर निकलना उतना ही खतरनाक, उतना ही ज्यादा मुश्किल होगा, वहां पर उतना ही डेंस एटमॉस्फेयर आपको दिख सकता है। तो पृथ्वी पर अगर कोई पूछे कि वातावरण होने के कारण क्या है, तो कई बार तो बड़ा सिंपल ऑप्शन आता है कि पृथ्वी पर वातावरण, पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, कि जो अर्थ की जो ग्रेविटी है सारी गैसों को खींच के अपने पास रखती है। ये आपको लिखा मिलेगा, पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर है ड्यू टू हाई एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग के उच्च मान की वजह से। धरती पर अगर किसी चीज को पलायन करना है तो बहुत ज्यादा उच्च मान है, उससे गैसें अचीव नहीं कर पा रही, इसलिए है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर, रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर, क्या लिख दिया मैंने यार, रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर से लिखिए स्पेलिंग, एटमॉस्फेयर, रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ, पृथ्वी पर वातावरण होने के कारण, पृथ्वी पर वातावरण के होने के क्या क्या कारण है, रीजन्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ। तो पृथ्वी पर वातावरण है, एक लिखेंगे हम ऑन अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, कि पृथ्वी जो है सारी गैसों को खींच के अपने पास रखती है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सेकंड लिखेंगे ड्यू टू हाई एस्केप वेलोसिटी,
उच्च पलायन वेग के कारण, उच्च पलायन वेग के कारण। तो अर्थ पर जो एटमॉस्फेयर है, या तो आपको लिखा मिलेगा कि पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, या पलायन वेग के उच्च मान के कारण है। ये आपको ध्यान रखना है। एक मैंने कहा कि इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए और क्या है कि चाहे एस्केप वेलोसिटी हो, चाहे आपके पास में ऑर्बिटल हो, इनकी वैल्यू इस बात पर डिपेंड करेगी नहीं कि सैटेलाइट का मास कितना है। मास पर डिपेंड नहीं करती है। घुमाने के लिए आपको स्पीड 7.9 ही चाहिए अगर ठीक धरती के ऊपर चक्कर कटा रहे हैं। भगाने के लिए 11.2 ही चाहिए अगर धरती के सरफेस से भगा रहे हैं। हाँ, हाइट के हिसाब से इनकी वैल्यू चेंज होती है। अलग अलग हाइट पे एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल की वैल्यू अलग अलग रहेगी। एक पेपर में क्वेश्चन आया कि एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग का जो मान है वो वस्तु के मास के किस पावर पर डिपेंड करता है। भाई उसने कहा कि जो एस्केप वेलोसिटी, जो पलायन वेग का मान है, एस्केप वेलोसिटी, द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन, एक में लिखा उसने m की पावर 0 के, एक में लिखा m की पावर 2 के, एक में लिखा 1/m² के, एक में लिखा उसने m² के। यहां पे m क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का द्रव्यमान। तो उसने कहा कि पलायन वेग का जो मान है वो वस्तु के द्रव्यमान की पावर के किस पावर के ऊपर डिपेंड करता है, ये लिखा उसने। एक में खाली m भी लिखा था, मान लो, तो मैं किसी को ऑप्शन में m बना देता हूं, 5 ऑप्शन ले लो m। तो आपको बताना है कि पलायन वेग का जो मान है, एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो m की किस पावर पर डिपेंड करती है। तो आप कहेंगे सर एस्केप वेलोसिटी जो है ये तो वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड करती ही नहीं है, तो मास के स्क्वायर के, सॉरी यहाँ पे क्यूब लिख लो, स्क्वायर पहले लिखा हुआ है, 1/m² के डिपेंड नहीं करेगी। m की पावर 0 का मतलब होता है 1। किसी भी की पावर 0 हो, अगर आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में, मान लो मैं यहाँ पे लिख दूं x की पावर 0, तो इसका मतलब 0 नहीं होता, किसी की पावर 0 का मतलब होता है 1। ठीक है, तो अगर किसी की पावर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है, तो यानी कि डिपेंड करेगी नहीं। m की पावर 0 का मतलब हो गया 1, यानी कि एस्केप वेलोसिटी जो है वो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती नहीं, का मतलब यह है कि उसकी पावर 0 के पे डिपेंड कर रही है। ये लिख लो, दी वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू, लिख लो, समानुपाती, किसके समानुपाती है? m की पावर 0 के, यानी कि प्रोपोर्शनल टू। ठीक, पावर 0 1 कैसे है? अरे अलजेब्रा में नहीं पढ़ा तुमने? अलजेब्रा में आता है ये। कोई भी है आपके पास x y z कुछ भी है, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका मतलब 1 है। या आपने ऐसा पढ़ा होगा, जैसे मान लो मैं यहाँ पे आपसे कह दूं कि भाई x की पावर मान लो कि m है और नीचे लिखा मैंने x की पावर n है ना, तो आप क्या करते हो? अगर मैं ये भी x है की पावर m है, ये भी x की पावर n है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x की पावर m, ये जब पावर ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस में, है ना, तो x की पावर -n, माइनस में पावर, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है तो m-n हो जाएगा। अगर ये m और n दोनों बराबर हो जाएं, अगर m और n की वैल्यू, दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए, तो m में सम गया तो 0 जाएगा, तो x की पावर क्या हो गई? 0। अब आप खुद सोचो, अगर ये m और n बराबर हो, अगर मैं यहाँ पे भी m ही लिख देता तो पहले से कट के भी 1 आता, और यहाँ पे इसकी पावर 0 आई है, यानी कि इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू 1 रही होगी। ये अलजेब्रा में आती है सारी चीजें। ठीक है, अब तुम यहाँ जाओ, अगर किसी की पावर 0 है तो इसका मतलब होता है 1। तो एस्केप वेलोसिटी जो होता है वो मास पर डिपेंड करती नहीं है। तो दूसरी चीज, ये जो मैंने आपको ऑर्बिटल और एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले लिखवाए, जैसे ऑर्बिटल का हमने क्या लिखा? √gm/r+h। एस्केप का लिखा √2gm/r+h, क्योंकि हमने पढ़ा था अभी कि जो एस्केप है वो ऑर्बिटल का √2 गुना है। तो इनका रेशो पूछ लेता है पेपर में, तो एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल का जो रेशो होता है √2:1। ठीक, तो अगर आपको इनका कोई रेशो पूछे
कि एस्केप और ऑर्बिटल का रेशियो क्या होगा, √2:1 के बराबर होगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अभी जो ऑर्बिटल एस्केप मैंने फॉर्मूला लिखे, कई बार इनके डायरेक्ट फॉर्मूला भी पेपर में पूछे गए हैं, लेकिन जो इनका फॉर्मूला पूछता है ना एस्केप के ऑर्बिटल के, तो ये वाले फॉर्मूले कम पूछता है। एक इनका एक फॉर्मूला पूछ लेता है पेपर में आपसे, ऑर्बिटल और एस्केप का बेटा जो फॉर्मूला है ना वो स्मॉल जी की फॉर्म में पूछ लेता है। तो ऑर्बिटल स्पीड का स्मॉल जी की फॉर्म में फॉर्मूला है √GR, और एस्केप को इसका √2 गुना होता है तो होता √2GR, ठीक है। ये भी फॉर्मूले हैं इसके, लेकिन ये जो फॉर्मूले है ना ये अर्थ के सरफेस के आसपास के लिए ही काम करेंगे, क्योंकि आपको मैंने बताया था अगर आप धरती की सतह से लगातार बहुत ऊपर चले जाए तो जी की वैल्यू घटते 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 एक पॉइंट पे जीरो हो जाती है। अर्थ के सेंटर में गड्ढा खोदते 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 बहुत अंदर जाए तो सेंटर पे जी की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो ये जो फॉर्मूले होते हैं ये अर्थ के सरफेस के आसपास के लिए ही काम करते हैं। ये फॉर्मूले अपना कहीं पे भी लगाओ, इन्हें, इनसे कोई समस्या नहीं है। तो पेपर में कई बार अगर आपसे कैपिटल जी की फॉर्म में पूछेगा तो एस्केप और ऑर्बिटल के ये वाले फॉर्मूले याद रखेंगे। अगर आपसे वो स्मॉल जी की फॉर्म में पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है, दोनों के लिए। अरे आ रही है बात समझ में सभी बच्चों को, हाँ या ना? हम्म। और यहां तक का अभी तक देखो मैंने आपको कुछ पॉइंट जो लिखवाए हैं, उन पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट लाइन तो ये है, एक तो वैल्यू रटनी है आपको कि अर्थ की सतह से कोई वस्तु को एस्केप कराना है। अगर किसी वस्तु को अर्थ की सरफेस से हमें बाहर निकालना है तो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होनी चाहिए। घुमाने के लिए ऑर्बिटल की वैल्यू 7.9 होनी चाहिए, पर ये वैल्यू सरफेस के लिए हाइट बढ़ने पर दोनों की वैल्यू चेंज हो जाएंगी, 11.2 से घटेगी, उधर 7.9 से घटेगी। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि पृथ्वी पर वातावरण है अर्थ की ग्रेविटी की वजह से या हाई एस्केप वेलोसिटी की वजह से। ऑर्बिटल और एस्केप में सबसे काम की बात यह है कि ये वस्तु के मास पर डिपेंड करते नहीं है। धरती से चाहे बंदर भगाना हो, चूहा भगाना हो, हाथी भगाना हो, सबको 11.2 की स्पीड ही देनी पड़ेगी। इनका फॉर्मूला स्मॉल जी की फॉर्म वाला जरूर याद रखना। एस्केप का है √2GR स्मॉल में, और ये √GR है ना। ये वाले जो फॉर्मूले हमारे पास में ये कैपिटल जी की फॉर्म में है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और इन फॉर्मूले से आपको पता चल रहा है कि वस्तु का मास फॉर्मूले में नहीं है, प्लेनेट का मास और प्लेनेट की रेडियस जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके अलावा मैंने कहा कि ऑर्बिटल और एस्केप का रेशियो क्या बनेगा ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि एक शुरू में ये वाला जो हमने केस बताया था कि जो सैटेलाइट धरती के चक्कर काट रहे हैं उन सब की स्पीड ऑर्बिटल के बराबर या उससे ज्यादा है पर एस्केप से कम है। कोई पॉइंट हमारा रह तो नहीं गया है इसमें? अब हमें यहाँ पे क्लास में दो सैटेलाइट के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे। एक हमारे पास होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भू स्थिर उपग्रह, और एक होते हैं पोलर सैटेलाइट। और जो बच्चे थोड़े आसान से पेपर दे रहे होते हैं एसएससी टाइप से के, उनमें जनरली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें कुछ फैक्ट आते हैं, तो उनके बारे में जो है हम कल क्लास में जिक्र करेंगे, ठीक है। जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे कल की क्लास में कि किसी सैटेलाइट की टोटल एनर्जी कितनी होती है, इस तरह क्वेश्चन हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पर छोड़ते हैं, बाकी कल की क्लास में मिलते हैं, क्योंकि अगले 5-7 मिनट में तो हो नहीं पाएंगे वो, है ना। तो कल उसे हम कंप्लीट करके फिर नए टॉपिक पे आ जाएंगे। या तो मैं आपको पहले सिंपल पेंडुलम पढ़ा दूंगा या फिर हम फ्रिक्शन पे आ जाएंगे, है ना। तो इन्हें पढ़ने के बाद फिर हम पढ़ेंगे केपलर के नियम, और केपलर के नियम के बाद हम पढ़ेंगे, केपलर के नियम के साथ में हम रोटेशनल मोशन को भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो वो पढ़ने के बाद में फिर हम पहुंच जाएंगे लास्ट में यूनिट एंड डायमेंशन। फिर जो साइंस 23 वाले बच्चे हैं इनका खत्म हो जाएगा, है ना। तो केपलर लॉ भी करेंगे हम, केपलर के 3 नियम आएंगे, वहां से हम समझेंगे कि कोई सैटेलाइट जब धरती के चक्कर काटेगा तो अगर उसे घूमने में उसे चक्कर काटने में 2 दिन लग रहे हैं, तो जो उससे ज्यादा हाइट पर है उससे कितने दिन लगेंगे, किसी ग्रह को चक्कर काटने में कितने समय लगते हैं। केपलर के नियम भी आएंगे, फ्रिक्शन, पेंडुलम, और फिर बाद में यूनिट एंड डायमेंशन। तो आपके कुछ गिने चुने टॉपिक रह गए, 23 वाले हो गए, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक एवरीबॉडी। गुड्डू, अंकिता, रवि, पुष्पा, अंजलि, बाय, थैंक यू।